आप देख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और खास तौर पर जो उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि जेपी नड्डा जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जून 2024 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जून 2024 तक के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी है। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब इसे जून 2024 तक के लिए कर दिया गया है, यानी 1 साल से भी अधिक के लिए यह कार्यकाल बढ़ाया गया है। जेपी नड्डा का शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस फैसले पर और जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, कुछ चर्चा तो थी कि कोई नए अध्यक्ष आ सकते हैं, लेकिन जेपी नड्डा पर जिस तरह से सर्वसम्मति से भरोसा जताया गया और जून 2024 का मतलब ही है कि पार्टी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा के आम चुनाव और इस बीच में जो 9 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन सभी चुनावों को जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ेगी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे, कौन कौन से ऐसे तत्व रहे जिसकी वजह से बीजेपी का यह फैसला सामने आया? शैलेंद्र जी, देखिए, नवंबर में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी पिछले साल और तब ही ये फैसला लिया गया था और संकेत दे दिए गए थे कि जब कार्य समिति की बैठक होगी तब अंतिम रूप पे प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। जेपी नड्डा बीजेपी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनाव के बाद तक यानी जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका प्रस्ताव रखा और पूरी कार्य समिति ने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित किया। अहम मुझे बहुत स्पष्ट है कि अब ये वो समय नहीं है कि जब संगठन के चुनाव में जाया जाए राज्य स्तर पर और एक बड़ा बदलाव संगठन में किया जाए। ऐसे समय में जब 9 राज्यों में 2023 में चुनाव है और 2024 की जो चुनावी तैयारियां हैं वो बीजेपी जोर शोर से उस पर आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये बहुत सोच समझकर इस बात का फैसला किया गया। संसदीय बोर्ड में भी इसके संकेत दिए गए थे कि कार्य समिति में इसका अनुमोदन किया जाएगा और यहाँ प्रस्ताव रखकर बाकायदा सर्वसम्मति से उसे पारित कराया गया कि जून 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे। जनवरी 2020 या जनवरी जो अभी 20 तारीख को उनका 3 साल का कार्यकाल जो खत्म हो रहा था, उसके बाद ये आप एक्सटेंशन मानिए जून 2024 तक। तो उसकी पहली वजह रही कि चुनाव की जो तैयारियां होनी है, जो संगठन के जो काम होने हैं, उस पर एक दिशा तय हो चुकी है। अब उसमें बदलाव करना मुनासिब नहीं है और चूंकि जेपी नड्डा की अगुवाई में संगठन काम करे, इस बात को लेकर एक सहमति थी कार्य समिति में भी। उससे पहले संसदीय बोर्ड जो सर्वोच्च बॉडी मानी जाती है बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें भी ये बात औपचारिक तौर पे मंजूर हो चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा और उस पर आज औपचारिक अनुमोदन हो गया है। और इस बात का इंतजार भी था कि दूसरे दिन की जो सबसे बड़ी खबर आने वाली है वो यही आने वाली है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को विस्तार मिलने वाला है जून 2024 तक और वो अनुमोदन भी हो गया। शैलेंद्र, जब अभी अमित शाह जानकारी दे रहे थे इस फैसले के बारे में, तो उन्होंने खास तौर पर यह भी जिक्र किया कि पार्टी ने पिछले सालों में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में किस तरह की कामयाबी हासिल की। कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा फैक्टर बना जो जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रदर्शन रहा है पिछले 3 सालों के दौरान। मोटे तौर पर कह सकते हैं 3 सालों में जो उनका प्रदर्शन रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, जिस तरह की चुनौतियों का सामना पार्टी ने किया, खासतौर पर कोविड काल का जिक्र कर रहा हूं, उसको वो भी एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ी वजह बना। ये देखिए, 3 बहुत प्रमुख वजह हैं कि जेपी नड्डा को ये विस्तार मिला है जून 2024 तक। पहली बात तो है कि सरकार के, मोदी सरकार के कल्याणकारी काम को संगठन के जरिए जनता तक पहुंचाना और संगठन के कार्यक्रमों के जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाना, वो बहुत बखूबी उनके नेतृत्व में हुआ है। और संगठन ने कोरोना काल में सरकार की योजनाओं के साथ जिस तरह से प्रचार प्रसार का काम किया,
लोगों में जागरूकता फैलाई और हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से सक्रिय नजर आए, दुनिया में किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण बना कि कैसे संकट काल में कोई राजनीतिक दल इस तरह से जनता की सेवा कर सकता है। और जो सामंजस्य दिखा सरकार और संगठन के बीच, वो बहुत अभूतपूर्व रहा है। जब हमने देखा कि संगठन के नेता, संगठन के कार्यकर्ता लगातार सरकार के कामकाज को, न केवल मोदी सरकार के कामकाज को, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में जो संगठन है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखे। तो ये माना गया कि चुनावी सफलता ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संगठन ने बेहतर काम किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में, और उसका नतीजा रहा कि जो बहुत सारे चुनाव हुए जेपी नड्डा की अगुवाई में, जब वो अध्यक्ष के तौर पर जब से बने, उसमें जो स्ट्राइक रेट रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। आप देखिए कि इतना बेहतर स्ट्राइक रेट आप इससे पहले 2014 से पहले बीजेपी का था नहीं, और उसके बाद उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद। तो निश्चित तौर पर वो एक क्रेडिट जाता है कि संगठन को उन्होंने बहुत चुस्त दुरुस्त और सक्रिय रखा है। और जिन राज्यों में सफलता नहीं भी मिली, वहां पर आप देखिए कितने बड़े बड़े अभियान चलाए गए, पश्चिम बंगाल हो या फिर अब तेलंगाना में जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, जिसकी तारीफ भी कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने की थी। तो निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं कि संगठन के कामकाज को किस तरह से सक्रिय बनाकर आगे बढ़ाना है, जिससे सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार लगातार राज्य दर राज्य सत्ता में आती रहे। जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है वहां पर भी सरकार बनने की स्थिति बने। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हो रहा है, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा ने बहुत उल्लेखनीय काम किया है संगठन के लिहाज से। तो यही वजह है कि एक सर्वसम्मति बनी कि उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए। जी शैलेंद्र, जब अभी अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया जिस पर कि सर्वसम्मति से यह पारित हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब चर्चा चल रही थी कि अध्यक्ष बदला भी जा सकता है, तो कौन कौन से नामों की चर्चा थी? जी देखिए, नवंबर के बाद से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि जेपी नड्डा को विस्तार मिलने वाला है लोकसभा चुनाव तक। ऐसे में किसी नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा फिलहाल पिछले 3-4 महीनों में नहीं देखने को मिली थी। जेपी नड्डा के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा भविष्य में, उसको लेकर बहुत सारे नामों की चर्चा पिछले 1-2 वर्षों में होती रही है। जब जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था, तब उस वक्त चर्चा थी कि भूपेंद्र यादव जो अब मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम चर्चा में आया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम चर्चा में आया था। तो इस तरह से बहुत नामों पर कयासबाजी तब हो रही थी। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा को कमान दी गई थी। जब गृह मंत्री अमित शाह सरकार में चले गए थे और उसके बाद हमने देखा कि नए अध्यक्ष की, अंतरिम अध्यक्ष की तलाश हुई और जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन नवंबर के बाद से ही ये बहुत संकेत स्पष्ट थे कि सेवा विस्तार मिलने जा रहा है, उनके कार्यकाल को विस्तार मिलने जा रहा है। यानी जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव तक कम से कम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आई थी कि राष्ट्रीय कार्य समिति की जब भी जनवरी में बैठक होगी उसमें उसका अनुमोदन होगा, और वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। शैलेंद्र, जब एक बार फिर से अब विस्तार मिला है, और सिर्फ विस्तार ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि जिस तरह की आगे के चुनाव के लिए, 2024 के चुनाव के लिए 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा जी को मिली है, ऐसे में क्या हम ये देख सकते हैं कि संगठन में एक जिसको कहते हैं रीवैम्पिंग, क्या फिर से हम देख सकते हैं कि कोई एक नई टीम का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि और भी बेहतर बनाने की कोशिश होगी संगठन को? शैलेंद्र अजी देखिए, आप देखें कि हाल ही में बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है उसका पुनर्गठन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हमने देखा केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन हुआ, और कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। वो प्रक्रिया हम पिछले 6 महीनों से चलते हुए देख रहे हैं। कुछ राज्यों में जरूर बदलाव हो सकते हैं, चूंकि कई प्रदेश अध्यक्ष सरकार में चले जाते हैं या फिर कई प्रदेश उपाध्यक्ष सरकार में मंत्री बन जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर आप कुछ बदलाव देख सकते हैं। लेकिन संगठन में कोई बड़ा बदलाव होगा, ये बहुत, उस पर हमें नहीं लगता कि बीजेपी अब उस पर कोई बदलाव करना चाहेगी, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सामने है। 9 राज्यों में चुनाव 2023 में है और उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव है। तो ऐसे में एक जो मोटा मोटी टीम बनाई गई है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पदाधिकारी
पदाधिकारियों की, महासचिवों की, उपाध्यक्षों की, प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्षों की यही टीम लेकर आगे जाना चाहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुछ एक बदलाव वो तो हम राज्यवार, जिन राज्यों में चुनाव है या फिर जहां वो सत्ता में नहीं है पार्टी, वहां जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत व्यापक और आमूलचूल बदलाव संगठन में होगा ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि मोटे तौर पर ओके टेस्टेड टीम है, इसलिए शायद इसी टीम को मोटे तौर पर आगे लेकर जाएंगे, छोटे मोटे बदलाव को छोड़ करके। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े थे और खास तौर पर इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जून 2024 तक के लिए विस्तार दे दिया गया है, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बारे में जानकारी दी कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भाजपा अध्यक्ष ने देश हित में अतुलनीय कार्य किया, साथ ही पार्टी को मजबूत भी किया। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखें तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। और इससे पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 को लेकर अपना वक्तव्य दिया। पार्टी उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदली है। भारत की G20 का अध्यक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। पिछले 9 सालों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की छवि दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल गई है। और भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बाहर से प्रतिनिधि आ रहे हैं उनका स्वागत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कार्यकारिणी में हम जितने बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं सबको हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबको स्वागत करती है। 14 अहम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वो भी शामिल रहेंगे। 9 अन्य प्रमुख देशों के भी डेलीगेट्स आएंगे। और भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज आर्थिक नीतियों से सामाजिक प्रभाव पर प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत 2014 में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज यूके को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार
सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे, उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़ के 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसमें आज हम G20 की भी सफलतापूर्वक अध्यक्षता कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले जो नीतियां बनाई जाती थीं वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। इसी मार्ग पर चलते हुए भारत दुनिया को भी एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक नेतृत्व भारत ले रहा है। आज एक अलग से प्रस्ताव पारित हो रहा है। अर्थनैतिक सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रस्ताव ने G20 की सफल प्रेसिडेंसी के लिए, जिसकी काम अभी शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहना किया है, उनको प्रशंसा किया है। भारत एक समय में एक कुंठित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। आज भारत में कोई नीति बनती थी तो चंद लोगों के लिए नीति बनती थी, उसके लिए मारामारी, उसके लिए व्यग्रता, उसके लिए सारे बाकी चीज होता था। आज प्रधानमंत्री की इस नीतियों के कारण आज एक सैचुरेशन की अर्थव्यवस्था यानी सबके लिए करना होगा। स्कीम चंद लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए। आगे देखेंगे कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आगे की खबरों में, चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा के अनुपम गुप्ता नए मेयर बने हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म हो गया। दरअसल चंडीगढ़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के ही पास 14 पार्षद हैं, लेकिन भाजपा के पक्ष में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का एक वोट भी गया। तो वहीं कांग्रेस के 6 और अकाली दल के 1 पार्षद ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी। चंडीगढ़ का मेयर चुने जाने के बाद भाजपा के अनुपम गुप्ता ने कहा, मैं अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए उम्मीदवार चुना। मैं उसी गरिमा से सदन चलाऊंगा जिस तरह से पिछली मेयर सरबजीत कौर ने चलाया। आज की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को यूएन ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। भारत ने यूएन के इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस नीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी मदद मिलेगी। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure in the region. India remains committed to pursuing a zero-tolerance approach to terrorism and will continue to press the international community to take credible, verifiable and irreversible action against terrorism.
और इससे पहले आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। यह फैसला यूएनएससी की ISIL, दाइश और अल कायदा प्रतिबंध समिति ने लिया है। पिछले साल भारत की ओर से लश्कर के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की ने आतंकवाद से संबंधित प्रस्ताव लाया था, जिसे चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। लेकिन इस बार चीन ने भी अपना समर्थन खींच लिया और अब्दुल रहमान मक्की को आखिरकार वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। मक्की को भारत और अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके थे और अब संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। मक्की पर भारत में हमलों की योजना बनाने और अवैध धन जुटाने का आरोप है। तो पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार है, जिसे भारत में 26 नवंबर 2011 को हुए चरमपंथी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। यूएन की ओर से जारी बयान के अनुसार कल 16 जनवरी को सुरक्षा परिषद की समिति ने वैश्विक आतंकवादियों की सूची में अब्दुल रहमान मक्की का नाम भी शामिल कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में मक्की की संपत्ति को फ्रीज किया जा सकेगा और मक्की पर यात्रा संबंध सहित कई अन्य प्रतिबंध होंगे। वैसे भारत और अमेरिका पहले ही अपने अपने देश में अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। मक्की पर युवाओं को कट्टरता की ओर उकसाने का आरोप है। इसके अलावा मक्की पर भारत में हमलों की योजना बनाने और अवैध फंड जुटाने सहित कई आरोप हैं। तो आखिरकार ये भारत की कोशिश रंग लाई और मक्की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFPL इस साल जून से प्रयोगात्मक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगी। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वहां के ऊर्जा राज्य मंत्री नसरुल हामिद ने सोमवार को कहा कि भारत से डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस पाइपलाइन में से 126.5 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर भारत में है। समाचार एजेंसी UNB की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस पाइपलाइन के माध्यम से डीजल आयात की प्री कमीशनिंग चल रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL से सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी BPC के पार्वतीपुर डिपो तक डीजल ले जाएगी। पाइपलाइन की क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। ये परियोजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनाई जा रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले ही दिन महाराष्ट्र ने 45,900 करोड़ रुपए का निवेश करार हासिल किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वो दावोस में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री की मौजूदगी में 5 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। जल्द ही ये कंपनियां महाराष्ट्र में अपना कारोबार शुरू कर देंगी। राज्य के युवाओं के रोजगार को बढ़ाने की दिशा में ये बेहद ही सकारात्मक शुरुआत है।
जिन कंपनियों के साथ 45,900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश करार किए गए हैं, उनमें ग्रीनको एनर्जी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ 12,000 करोड़ रुपए के निवेश किए गए हैं। हाथवे होम सर्विसेज ओरेंडा इंडिया से 16,000 करोड़ रुपए के निवेश आए हैं। आईसीपी इन्वेस्टमेंट इंडस कैपिटल के साथ 16,000 करोड़ रुपए के निवेश किए गए हैं। रूखी फूड्स के साथ 250 करोड़ रुपए के निवेश करार किए गए। निप्रो फार्मा पैकेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,650 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ने देश के होनहारों के लिए नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। परीक्षा पर चर्चा ने जहां प्रधानमंत्री को देश के युवाओं के संरक्षक के रूप में सशक्त परिचय कराया, तो प्रधानमंत्री के दिए गए टिप्स ने छात्र छात्राओं के मन से परीक्षा को लेकर उपजने वाले भय को भी निर्मूल कर दिया। रायपुर की प्रधान पाठिका ममता आहार ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर अपने विचार साझा किए हैं। ममता आहार ने कहा कि इस कार्यक्रम से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं, तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज़ को सहज रूप में लें और अच्छा कार्य कर सकें, अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ। तो उसके लिए सहज चर्चा भी ज़रूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों के साथ सहज होने के लिए साथ ही साथ अपने कोर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन का भय भी दूर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चर्चाएं होनी भी बहुत आवश्यक है। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, पर सफल ज़रूर होगी। इसलिए जी भर के मेहनत करें और अपना एक उद्देश्य बना के रखें। उद्देश्य बनाने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए राहें मिलती हैं। इसलिए एक उद्देश्य बनाना ज़रूरी है और उस पर आगे बढ़ते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग ले चुके रायपुर के ही शुभम का कहना है कि प्रधानमंत्री जी को सुनकर उन्हें प्रेरणा मिली। 12th क्लास के कारण मैं बहुत हेडेक में था, बहुत सोच नहीं पा रहा था कि कैसे मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, बिकॉज मैं बहुत प्रेशर में था। जब मैं उनकी बातें सुना, ऑटोमेटिकली आई गेट मोटिवेटेड, मैं अपने आप मोटिवेट हो गया। मोदी जी ने एक तरह से अंदर से कॉन्फिडेंस ग्रो कर दी थी मेरी। वहाँ से आए और फिर हमने 12th का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा रहा। ये एक जो एक्सपीरियंस था, बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वहाँ पर जो जाते हैं हम, जो उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, जिन्हें हम कभी जानते नहीं, उन लोगों के साथ 5 दिन बिताना। जैसे कि बिलासपुर से मेरा एक दोस्त है हिमांशु, तो जब भी मैं बिलासपुर जाता हूँ उसे कॉल करता हूँ, वो ज़रूर आता है मुझसे मिलने। जब मैं सुना हूँ मेरे बेटा मोदी के पास जा रहे हैं तो हम तो बहुत ही खुशी लगा। मोदी जी जो समझाते हैं तो बच्चा लोग के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ते हैं और बच्चा लोग बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। वहाँ जहाँ दिल्ली जैसा शहर जगह भी घूमा नहीं था मैं, मेरा भाई घूम के आया। तो लड़का जब वहाँ पहुँचता है दिल्ली या मोदी जी से जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमने मिला है। ये बात है, मोदी जी जो बच्चों पे जो चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं ना, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बच्चों को उसे सीखनी चाहिए और बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हो चुकी जयपुर की छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनकर उनका परीक्षा का डर तो खत्म हुआ ही, साथ ही उनका आत्मबल भी बढ़ा। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने हमारा बहुत मोटिवेशन किया था और मैं राजस्थान से 60 बच्चे गए थे जिनमें से एक मैं भी थी। हमने उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा जवाब दिया था। परीक्षा के बारे में उन्होंने हमें बताया था कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है परीक्षा से और उसे एकदम डटकर सामना करना है, जिससे कि आप आगे आने वाली बहुत सी परीक्षाओं का आपको जिससे बहुत अच्छे से आप सामना कर पाएँ। और उन्होंने हमारा बहुत आत्मबल बढ़ाया था। एग्ज़ाम जब पास आती हैं तो बच्चों के ऊपर एक एग्ज़ाम का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
मैं ये कहना चाहूँगी, परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने हमसे यह कहा कि एग्ज़ाम के प्रेशर से कैसे बचें, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कैसे प्राप्त करें, और मम्मी पापा कभी कभार अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं तो उससे भी कैसे बचें। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में हर एक पल में चुनौतियाँ आती हैं, और वो चुनौतियाँ इसलिए आती हैं, वो हमें मजबूत बनाती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं। मैंने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मोदी जी के द्वारा सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया, और मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। और मैं उन सभी बच्चों से यह कहना चाहूँगी कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, उन सभी से यह कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम को एक अवसर माने। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बच्चों पर, अभिभावकों पर जबरदस्त असर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।